गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कल था, इन दैट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स। तो स्टैंडर्ड सर्कल इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला। सेंटर रेडियस फॉर्म इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर is a comma b and radius is r. Diametric form: if end points of diameter of circle are p and q with coordinates x1 y1 and x2 y2, then equation of circle is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0. And general circle is x square plus y square plus 2gx plus 12y plus c equals to 0, where center of the circle is minus g minus f and radius is root over g square plus f square minus c. In fact, I think we have also discussed that x intercept of this circle is 2 root over g square minus c and y intercept is 2 root over f square minus c. ये हमने डिफरेंट इक्वेशंस और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स की बात की थी। हमने फिर ये डिस्कस किया दैट इफ सर्कल इज टचिंग x एक्सिस, that means x intercept will be 0. That means g square is equal to c. If circle touches x axis, then g square equal to c. If circle touches y axis, then f square equal to c. And if circle is neither touching nor intersecting x axis, then g square should be less than c. Similarly for y axis, then f square is less than c. ठीक है, इफ सर्कल इज नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस। हाँ, पावर ऑफ पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जनरल जो जैसे लाइन का इक्वेशन का नोटेशन इज एल इक्वल टू 0, तो सर्कल की इक्वेशन का नोटेशन इज एस इक्वल टू 0। इफ एक्सप्रेशन एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c and equation is s equal to 0, then power of some point x1 y1 with respect to this circle is denoted by s1, and value of that number, that power, is x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 12y1 plus c. We have to just replace the variables x and y with coordinates x1 and y1 respectively. That from this replacement we'll get a number. This number can be negative, positive, 0, any number, any sign. If this number is negative, then the point P lies inside of the circle. If this is positive, then outside. And if this is 0, that means that point is lying on the circle. तो ये इस नंबर को हमने पावर ऑफ पॉइंट बोला है। सर तो ये इक्वेशन से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर वो पॉइंट हमको ढूंढना है कहाँ पर है, तो वो आना पड़ता है इससे। नहीं, क्वेश्चन ऐसे कुछ होगा दैट मतलब एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन कि चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट 2,3 विद रेस्पेक्ट टू सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर 4x 7y माइनस 3, ऐसे कुछ भी। तो वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल। तो हम इस पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, समझ आ रहा है? If that number is positive, then point is lying outside the circle. If that number is negative, then inside the circle, and so on. Get it? Yes sir. तो हम इसका पहले इक्वेट करेंगे 0 से, जैसे आपने यहाँ पर इक्वेट के 0 से पहले ही। नहीं, 0 से इक्वेट करने का मतलब तो वो सर्कल की इक्वेशन हो गई जिसमें x और y आ रहे हैं वेरिएबल्स में। लेकिन पावर ऑफ पॉइंट फाइंड करेंगे तो हम इक्वल टू 0 नहीं करेंगे और x की जगह x1, y की जगह y1 रख देंगे। हाँ, एनी अदर डाउट? एनीवन? ओके, एक बार तुम लोग कंफर्म करना, हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया था क्या कि इसमें
we have to find equation of a circle which is touching both the coordinate axis. ऐसा कोई क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में? सर्कल इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, एक क्वेश्चन तो अपन ये कर लेंगे. सेकंड क्वेश्चन, ये तो मुझे पता है कि नहीं किया था, तुम्हें बताना है सेकंड क्वेश्चन का मेथड. कि क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें क्वेश्चन ने एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है. अभी तक लास्ट क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया है उससे क्लियर होगा कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है. इस इंफॉर्मेशन से वी कैन इजीली फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो वी आर गिवन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. हमने चेक कर लिया पावर ऑफ पॉइंट से दैट पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल. अब इस तरह का डायग्राम है, तो सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम पॉइंट P और पॉइंट C को ज्वाइन करें और एक लाइन को कंप्लीट कर लें तो इस पॉइंट का सर्कल से मिनिमम, अच्छा लेट्स से कि दीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर पॉइंट A एंड पॉइंट B. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव जॉइंड पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड इफ दैट लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A and B, then by using this diagram we can easily say that distance minimum is equal to PA distance and distance maximum is equal to PB distance. समझ आ रहा है डायग्राम से? PA distance, distance of point P from the circle is minimum when it is PA distance, and distance of point P from circle is maximum when it is PB distance. Now you have to tell me how to find distances PA and PB. We are given equation of the circle and coordinates of the point. Let's say the circle is x square, y square, 4x, 6y, 5, and let's say the point is minus 3,8. ऐसे कुछ. तो how can we find PA and PB distances? बताओ. सर पहले सेंटर ढूंढेंगे, बाद में फिर A और B को डायमेट्रिक फॉर्म से निकालेंगे. नहीं, यहाँ तक की तो बात है, यहाँ तक की बात सही है कि पहले हम सेंटर ढूंढ लेंगे और सेंटर 2,3 आ रहा है, बट A और B पॉइंट कैसे आएंगे? सर इज दिस न्यू टॉपिक? ये सर्कल्स जो अपना चैप्टर चल रहा है उसमें सेकंड लेक्चर है, अपन ने शुरू किया है. अभी कुछ क्वेश्चन कराया नहीं है, लास्ट में क्या क्या पढ़ा था वो डिस्कस किया था जस्ट. वी कैन फाइंड A and B विद मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड substituting the equation of PC. हमने जो बोला है वो ठीक तो है सर, PV माइनस AC PC माइनस AC कर सकते हैं, ये बेस्ट अप्रोच है. हमने जो बोला है वो ठीक है, बट इन दैट केस वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A and B, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड डिस्टेंस PA बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. बट जो सिद्धांत ने बोला है उसमें कैलकुलेशन कम है. कैलकुलेशन कम कैसे है कि D मिनिमम इज डायरेक्टली, दैट इज PA डिस्टेंस इज डायरेक्टली PC डिस्टेंस माइनस AC डिस्टेंस. हमें क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो C हमने फाइंड कर ही लिया, P क्वेश्चन ने बता रखा है, और रेडियस भी आ जाएगा. तो PC डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा और AC डिस्टेंस रेडियस है, तो PC डिस्टेंस माइनस R, D मिनिमम का आंसर हो जाएगा. और देखो अभी समझ आ गया होगा कि PC डिस्टेंस प्लस R PB डिस्टेंस का आंसर हो जाएगा. ठीक है, PC डिस्टेंस प्लस R इज PB डिस्टेंस. तो यहाँ पे कैलकुलेशन में सबसे सिंपल अप्रोच क्या रहेगी कि सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर ऑलरेडी गिवन, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड सेंटर एज वेल एज रेडियस. तो सेंटर C मिल गया, P पता है, तो PC डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. तो PC माइनस R और PC प्लस R डिस्टेंस मिनिमम और डिस्टेंस मैक्सिमम का आंसर हो जाएगा. तो इक्वेशन अब अपन ये करेंगे. अभी मैं एक साथ कराऊंगा क्वेश्चन, एक बार अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं. ये जो मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन मतलब अभी तो क्वेश्चन ने सिंपली ये बोला था कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस सर्कल. ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन दे दिया. क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसे बोल सकता है कि लेट्स से देयर इज अ वेरिएबल पॉइंट Q ऑन दिस सर्कल एंड अ फिक्स पॉइंट P व्हिच इज आउटसाइड द सर्कल. फाइंड
मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पी क्यू, या फिर बोल सकता है कि फाइंड रेंज ऑफ डिस्टेंस पी क्यू। तो देखना मीनिंग सेम ही है, बिकॉज दिस पॉइंट क्यू इज लाइंग ऑन द सर्कल एंड इट इज वेरिएबल पॉइंट। तो ये P है, ये C है। तो जब पॉइंट Q इस B पोजीशन पे होगा, इन दैट केस PQ डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, एंड जब पॉइंट Q इस A पोजीशन पे होगा, इन दैट केस दैट डिस्टेंस विल बी मिनिमम। तो एक तो डायरेक्टली डिस्टेंस वर्ड यूज करके डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम पूछ ले क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन फिर ये पूछे कि Q इज अ वेरिएबल पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल एंड P इज अ फिक्स पॉइंट, वी हैव टू फाइंड minimum and maximum values of PQ, otherwise we have to find range of PQ। तो सेम ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, लास्ट डिस्कशन नहीं नहीं, अभी हम लास्ट लेक्चर का डिस्कशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जो अभी अपन आज क्वेश्चंस करेंगे उनके मेथड्स को समझ रहे हैं, जिससे कि अपन जब क्वेश्चन करें तो तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओ। नो नो नो, मैं ये सारा अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारा मैं अभी नोट करूंगा। अभी बस तुम लोगों को समझना है, कुछ लो नोट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि हमने जैसे अभी लास्ट क्लास में ये तो डिस्कस कर ही लिया था कि एक सर्कल गिवन और एक पॉइंट गिवन है, और पॉइंट की पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में चेक करनी है कि वो इनसाइड आउटसाइड कहाँ है। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि एक सर्कल गिवन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25 कुछ भी ले लिया एक सर्कल, और एक लाइन गिवन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और हमें ये चेक करना है कि ये जो लाइन है ये सर्कल के बाहर से पास कर रही है, या सर्कल को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, या फिर सर्कल पे टेंजेंट है। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं? तो एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है, वी हैव टू चेक रिलेटिव पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो किसी को अगर मेथड समझ आ रहा है तो बताओ। So we can check like if any point of the line lies on Can the you circle. repeat? Okay, I am repeating the question that we are given equation of a line, equation of a circle, ठीक है, जनरल इस वाले फॉर्म में, एंड वी हैव टू चेक रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। और इसका मीनिंग क्या हुआ? वी हैव टू चेक वेदर दिस लाइन इज लाइंग कंप्लीटली आउटसाइड द सर्कल। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, एंड थर्ड ऑप्शन लाइन इज सीकेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो अब हाँ दक्ष बोलो क्या बोल रहे थे तुम? Like we can find if any point of the line lies on the circle or not. Sir, we Like- can find. Sir, we can find the number of common values. If 2x plus 3y and x square plus y square have only one common value, they're tangential. If there are two values, it passes through the circle. And if there is no common value, it does not pass through the circle at all. वेदांत ने बिल्कुल करेक्ट बोला है, बट वेदांत अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करूं कि हाउ कैन वी फाइंड दैट कॉमन वैल्यूज आर 1 2 और 3 व्हाट। ये कॉमन वैल्यूज का मतलब यहाँ पे कॉमन पॉइंट से है कि इफ दिस लाइन एंड दिस सर्कल हैज एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट, देन दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। इफ दिस लाइन एंड दिस सर्कल हैव two common points, then this line is secant of the circle, and no common point, then tangent, or then lying outside the circle. But how can we find whether these two equations have, हाँ जो सिद्धांत ने बोला वो करेक्ट है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप सारे लोग समझना कि कोई से भी दो कर्व्स गिवन है, C1 इक्वल टू 0 एंड C2। जैसे एक बार हम सिंपल बात करें कि लाइंस है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू 3, और हमें इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो हमारा बेसिक मेथड क्या होता है कि हम यहाँ से मतलब एक तो ये होता है कि हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस ले लें। इसी चीज को हम इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं कि जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमने x का वैल्यू 3 प्लस 7y फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस किया, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस 7y प्लस 3y इक्वल्स टू 5, और फिर यहाँ से y का आंसर आ जाएगा, और y पुट करके यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी x का आंसर आ जाएगा। तो ये तो लाइन के केस में है। तो कुल मिला के हम जब भी पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं तो हम कोई से भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके
सेकंड वेरिएबल में इक्वेशन बना लेते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो दिस इज जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग एनी टू कर्व्स। वो कर्व्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो जैसे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक तो सर्कल है और एक लाइन है, तो यहां से अपन लाइन की वैल्यू, लाइन से y का वैल्यू 5 माइनस 2x/3 इस सर्कल में पुट कर लेंगे। सर्कल में पुट करेंगे तो ये x² प्लस 5 माइनस 2x/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये एक x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये जो x की क्वाड्रेटिक है उस क्वाड्रेटिक का हम d फाइंड करेंगे, और d के लिए ऑप्शंस क्या कि इफ d इज पॉजिटिव, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज नेगेटिव, ये हो सकता है। तो अब तुम लोग बताना कि अगर d पॉजिटिव है तो जो लाइन है वो सीकेंट बनेगी या आउटसाइड लाई करेगी या टेंजेंट बनेगी, इफ d इज पॉजिटिव। दो लोगों ने दो डिफरेंट आंसर बोले, और आहान ने करेक्ट बोला है, सिद्धांत ने करेक्ट बोला है कि लाइन विल बी इन दिस केस सीकेंट, और लॉजिक भी करेक्ट है कि इफ d इज पॉजिटिव देन टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कर्व एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो फिर लाइन सीकेंट बन जाएगी। इफ d इज 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए, यानी कि a की x की वैल्यू मिलेगी क्योंकि इक्वल आ रहा है। इन दैट केस ये वाला सिचुएशन है, तो लाइन बिकम टेंजेंट। और अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि सर्कल और लाइन का कोई भी रियल इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, दैट इज आउटसाइड, कि लाइन लाई कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो हम ये इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसी में अब एक जनरल पॉइंट कि हमने जब लास्ट चैप्टर में x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस नहीं ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये इक्वेशन डिस्कस की थी ना, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। और फिर हमने ये भी बोला था हैंड टू हैंड कि दिस इक्वेशन विद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस कैन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स, कुछ भी ये रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स जो भी है, दीज ऑल कर्व्स आर सेकंड डिग्री कर्व्स, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से बन रहे हैं। जब भी हम किसी भी एक सेकंड डिग्री कर्व को एक लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें ऑलवेज x में क्वाड्रेटिक ही मिलेगी। तो हमें अगर वो लाइन की पोजीशन उस कर्व के रेस्पेक्ट में चेक करनी है, जैसे ये पैराबोला के रेस्पेक्ट में चेक करनी होती कि लाइन सीकेंट है या टेंजेंट है या बाहर से पास कर रही है, हम ऑलवेज ये वाला मेथड यूज कर लेंगे। और सभी को देखना ये मेथड क्लियर है क्या। हमने किया क्या कि लाइन और कर्व की हेल्प से हमने x या y को एलिमिनेट किया। अगर y को एलिमिनेट करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, x को एलिमिनेट करेंगे तो y में क्वाड्रेटिक बनेगी। वो जो क्वाड्रेटिक है उसका कोई भी किसी भी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बना लो, उस क्वाड्रेटिक का हम d फाइंड करेंगे। इफ d इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो सीकेंट, आउटसाइड और टेंजेंट आ जाएगा। हमने ये बोला कि इफ d इज पॉजिटिव देन रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम इसके जो रूट्स फाइंड करेंगे, दीज रूट्स आर x1 एंड x2, these roots are x1 and x2, let's say। तो x1 x2 का सिग्निफिकेंस क्या है ज्योमेट्रिकली, कि ये वाला जो पॉइंट है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को हम x1 y1 और ये वाले पॉइंट को हम x2 y2 मान रहे हैं। तो x1 एंड x2 आर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। और अगर अपन को टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x मिल रही है, दैट मींस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो लाइन सीकेंट बन जाएगी। अगर रियल एंड इक्वल वैल्यूज आ रही है x की, तो दोनों की दोनों x यहाँ पे आ गए, तो लाइन टेंजेंट बन जाएगी। ऐसी अगर इमेजिनरी है तो नो रियल इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब मैंने जो ये बोला है ये अपन अभी बाद में नोट करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली जो सर्कल है ये थोड़ा सिंपल कर्व है। तो हमने अभी ये जो क्वाड्रेटिक वाला मेथड डिस्कस किया, इससे भी इजी कैलकुलेशन वाइज एक और मेथड है जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने अभी एक क्वेश्चन बात की थी ना, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम वाली, वो वाला एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। और अभी सिंस मैंने मेथड ऑलरेडी डिस्कस किया है तो
तुम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करके आंसर बताना। हाँ, सेकंड डिग्री कर्व में भी सेम चीज है। सेकंड डिग्री कर्व में भी हम लाइन की हेल्प से एक्स या वाई को एलिमिनेट करके वाई या एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे और वही बोलेंगे कि इफ डी इज पॉजिटिव, डी इज नेगेटिव, डी इज जीरो। तो पॉजिटिव है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब टू लाइन इज सीकेंट ऑफ दैट कर्व। एक बार, हाँ, एक तो वो क्वेश्चन कराना है जिसमें सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। एक तो तुम लोग क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which touches both the coordinate axes and passes through point -3, 4। एक बार अगेन लास्ट वाली क्लास के एक क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। हमने क्वेश्चन ऐसे किया था कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कोई भी गिवन पॉइंट 2,3, 5,1, 1,2 इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमने वो मेथड क्या लिया था कि हमने सर्कल की इक्वेशन को x² y² 2gx 2fy c ये ले लिया था। क्वेश्चन तुम अगर लिख रहे हो तो लिख लो, अदरवाइज ये मैं पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही, तो उसमें सारा कुछ कंटेंट रहेगा। बट तुम्हें सॉल्व अभी कैलकुलेशन वाइज एक बार खुद को ट्राई करना है, और सॉल्व कैसे करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि लास्ट वाले क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिया था कि हमने इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो मेथड क्या लिया था कि हमने इन टर्म्स ऑफ जीएफसी वो सर्कल एज्यूम कर लिया था। ये सर्कल फर्स्ट पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1, सेकंड पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2, थर्ड पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल अपन ने सॉल्व कर लिया था। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम 3 इक्वेशंस बना सकते हैं? पहले ये बताओ, यस और नो? यस। यस। एंड वो इंफॉर्मेशंस कौन कौन सी हैं कि सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, टचिंग वाई एक्सिस, सेकंड इंफॉर्मेशन, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -3, 4, थर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी तुम लोग ये मैं एक बार बोर्ड पर देखो अगेन, सॉल्व मत करना बिकॉज इससे सॉल्व हो जाएगा बट कैलकुलेशन लेंथी होती है। बट ये एक मेथड तो है, लेट द सर्कल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। तुम लोग बताना इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x² + 2gx + c = 0। नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन एक तो जीएफसी की टर्म में चाहिए, एक्स वाई की टर्म में थोड़ी चाहिए, हमें तो जीएफसी फाइंड करना है। एंड इक्वेशन इज g² = c। समझ आ गया क्या? सिंस हमने लास्ट में नोट भी किया वैसे थ्योरी में, और हमने अभी भी डिस्कस भी किया था कि सिंस x इंटरसेप्ट इज दिस एंड इफ सर्कल इज टचिंग x एक्सिस देन x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सर्कल टचेस y एक्सिस, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी f² = c, एंड सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट -3, 4, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी 9 + 16 - 6g + 8f + c = 0। तो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। Sir, अगर circle is touching x-axis, तो the entire equation will only be this much, g² = c। या फिर ऊपर वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे c को g²। नहीं नहीं, तुम देखो चीजों को थोड़ा डिफरेंशिएट करके समझो। क्या
कि सर्कल की इक्वेशन या फिर किसी भी कर्व की इक्वेशन में एक्स और वाई का आना तो कंपलसरी है ही है, तो ये तो बस कोफिशिएंट में एक रिलेशन है. We cannot say that this is equation of a circle. This is just a relation between coefficients which is touching coefficient किसके of that circle which is touching the x-axis. ठीक है, तो इक्वेशन तो सर्कल का यही है. तो ये हो गया फर्स्ट मेथड. अब अपन कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बट अभी सबको क्लियर है कि इसके बाद कैलकुलेशन में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी. ठीक है, कैलकुलेशन लेंथी क्यों होगी ये भी देखना, आई थिंक समझ आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये दोनों में जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर दैट इज सेकंड डिग्री के टर्म्स आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन लेंथी होगी. बट मेथड 2 जो इसका बेटर मेथड है क्या है, एक बार तुम लोग समझना डायग्राम से कि ये कोई सर्कल है जो अभी लेट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है. अगर हमें ये बता दिया क्वेश्चन ने कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 यूनिट, तो तुम लोग मुझे सेंटर बताना इस सर्कल का. थ्री कॉमा थ्री 0,1. 3,3 3,3 सेंटर क्यों? बिकॉज अगर सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो डायग्राम ऐसे तो बनेगा जिससे कि रेडियस 3 यूनिट हो जाए. दिस इज 3 एंड दिस इज 3, तो x कोऑर्डिनेट के अलोंग भी 3 यूनिट और y एक्सिस के अलोंग भी 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की, तो सेंटर इज 3,3. तो मैं यहाँ पे अब क्या बोल रहा हूँ कि अगर रेडियस r है, हम अगर वेरिएबल के टर्म में बात करें कि रेडियस r है, तो सेंटर विल बी r, r प्रोवाइडेड द सर्कल इज lying in first quadrant. Next question कि if circle is lying in second quadrant and radius of this circle is again r, तो center अब क्या हो जाएगा? -3,3. That is minus r, r. You get this? ठीक है. Yes. अब बताओ कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन में सर्कल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? Second. कैसे? सर क्योंकि X is negative, y is positive. एग्जैक्टली कि -3,4 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल एंड -3,4 पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो हम एक मिनट, तो हम ये बोलेंगे कि सिंस सर्कल इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड लेट radius of circle be r, then center of circle is minus r, r. यहां तक की बात समझ आ गई? सेंटर को हमने -r, r लिया बिकॉज सर्कल इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x plus r whole square प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अभी बताओ जो मैंने ये लिखा है मेथड 2 में, ये स्टेटमेंट क्लियर है पूरा? एनी डाउट? अब ये मेथड 2 को मैं सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने पास ओनली वन अननोन है r, और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि दिस सर्कल passes थ्रू -3,4 -3,4 से पास कराया तो -3 प्लस आर होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, सॉरी r माइनस 4 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. r में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, r सॉल्व होके आ जाएगा. ये आ रहा है आर स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 7 इंटू 2 14r प्लस 25 इक्वल टू 0. ये मान लेते हैं r की दो वैल्यूज r1 और r2 आ रही है, तो क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इरेशनल आ रही है तो फैक्टर थोड़ी बन रहे हैं इनके, तो r की वैल्यूज जो है वो इरेशनल आ रही है. बट हमारा आंसर जो है वो अब क्या हो जाएगा कि x प्लस r1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस r1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड x प्लस r2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस r2 होल स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे मतलब जस्ट समझाने के पर्पज से लेट्स से कि R1 का वैल्यू 3 आ जाता है, R2 का वैल्यू 5 आ जाता है फॉर एग्जांपल, अगर सिंपल है तो हम ये बोल रहे हैं कि जो इक्वेशन है सर्कल का, फर्स्ट वाला इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज नाउ x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। समझ आ रहा है? एंड सेकंड में R2 की जगह 5 रख देंगे। क्लियर है क्या? सर तो 2 रेडियस पॉसिबल हो गए ना? हाँ, अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा, बट मैथमेटिकली जो हमने सॉल्व किया है अभी तक सारी बात समझ आ गई? तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड 2 के कंपैरिजन में थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 96 4 24 का रूट कितना होता है? 2√6। ये आर के 2 आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्लस साइन यूज करेंगे तो इक्वेशन इज, मतलब बस यहाँ पे लास्ट में इस तरह से लिखना होगा, वो ऑप्शन में लिखा होगा। और अगर हम माइनस साइन यूज करेंगे देन आंसर इज, ठीक है, बट मेथड 1 जो था उसमें हमें 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना पड़ता, और वो मेथड 2 के कंपैरिजन में काफी लेंदी हो जाता। मेथड 2 करेक्ट है बट लेंदी है, और मेथड 2 में हमने ओनली 1 अननोन आर से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे बोला कि इफ सर्कल इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेंटर विल बी टेकन एज आर कॉमा आर, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस आर कॉमा आर, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस आर कॉमा माइनस आर, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो आर कॉमा माइनस आर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइंस। अब यहाँ पे पॉइंट इज कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स क्यों आ रहे हैं, तो ये चीज हम अब डायग्राम से एक बार समझ सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ कि डायग्राम से कैसे, कि ये है हमारे पास एक्स वाई प्लेन, और एक पॉइंट है जो लेट से यहाँ पे कहीं है -3,4। तो इस पॉइंट से पास करने वाला सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, एक सर्कल तो ऐसे कुछ बन सकता है डायग्राम में, ठीक है, एंड सेकंड सर्कल ऐसे कुछ बन सकता है। मतलब स्पेस नहीं है लेकिन ऐसे कुछ, समझ आ रहा है, जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो 2 सर्कल्स इस तरह से आ रहे हैं। तो अभी देखना, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये दोनों मेथड्स क्लियर हैं? Sir, हम्म, sir, in the first method we can directly use g square equals c, या फिर हम उसको उस फर्स्ट इक्वेशन में भी इनपुट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं ना? दोनों ठीक है ना? नहीं, डायरेक्टली यूज जी स्क्वायर इक्वल टू सी का मीनिंग क्या हुआ? कहाँ यूज करोगे जी स्क्वायर इक्वल टू सी? जैसे हम ऐसे करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस प्लस जी स्क्वायर, हाँ, लेकिन हाँ, फिर अपन और को फिर जी उसको सॉल्व कर लेंगे सॉल्व थर्ड कैसे वाले के करोगे? साथ। सॉल्व कैसे, मतलब यहाँ तक जो तुमने बोला ठीक था, पर सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? सॉल्व करने के लिए अपन को जो नेक्स्ट 2 इक्वेशंस है उनको यूज करना पड़ेगा, हाँ हाँ, है उनको ना? यूज करेंगे, हम्म, या फिर हम डायरेक्टली जी स्क्वायर इक्वल सी करेंगे यूज। हाँ, डायरेक्टली कर सकते हो। और उस केस में 2 इक्वेशन, मतलब तुम अगर सी को, जैसे तुम ये बोल रहे हो कि हम एक्चुअल में सी को लिखे ही नहीं, ये तो बात हो गई, सी की जगह डायरेक्टली जी स्क्वायर लिख दें, तो यस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इन दोनों में हम इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई मतलब सेम ही कैलकुलेशन रहेगी, कुछ अलग होगा नहीं। तो मैं वहाँ फर्स्ट में मतलब मेन इक्वेशन में इनपुट करूँ या नहीं करूँ, सेम ही चीज है? हाँ, सेम, मतलब कैलकुलेशन वाइज कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। ओके सर वो टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, तो फिर सर एक्सिस में तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0, y में हो जाएगा 0, y ना।
तो ये अपन अगर वो एक equation मिनट, डाले वो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों होंगे? हाँ क्योंकि सर वो टच कर रहा है ना। हाँ, हाँ तो फिर वो अपन को वो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कैसे कि मिल वो जाएगा? x तुमने बोला x कॉमा 0 होगा, हाँ तो x तो अननोन है ना, हाँ सर। तो वही बात हो गई, x अननोन है तो फिर वेरिएबल तो रह ही गया। यस सर, तो फिर मतलब वो क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगा हमको, क्वाड्रेटिक से x के और y के मिल जाएंगे, दो दो वैल्यू मिल जाएगी हमको। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम जैसे ये बोल रहे हो तो हम ये मतलब ये ठीक है कि चलो हमने इस वाले पॉइंट को 0, y मान लिया, इस वाले पॉइंट को 0, x ले लिया, लेकिन इसका आप यूज क्या करोगे? मतलब इससे हेल्प कैसे मिल रही है ये देखो ना, इससे कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। इनफैक्ट y मतलब इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मैं a मान लेता हूँ, बिकॉज x और y तो वेरिएबल्स होते हैं। इसको a,0 गलत लिख दिया मैंने, तो अभी भी a और b अननोन ही रह गए। इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए अपन को कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तो इससे कैलकुलेशन कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। हमको हाँ पर हमको वो g और c के में आंसर मिलेगा फिर और b का। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी अपन ने क्या समझा कि अगर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ऐसे है कि कोई सर्कल 3 पॉइंट्स पी क्यू आर से पास कर रहा है, तब तो हम जीएफसी की टर्म में इक्वेशन ले लेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे है जो हमने लास्ट क्लास में किया भी था कि मान लो क्वेश्चन एक्स एक्सिस को पॉइंट -3,0 पे टच कर रहा है और वाई इंटरसेप्ट जो है 8 यूनिट है। एक बार देखना, ये वाला ऐसा इस टाइप का एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। बट स्टिल तुम लोग बताओ कि ये 3 इंफॉर्मेशंस कौन कौन सी है यहाँ पे, जिनसे हम जीएफसी में 3 इक्वेशंस बना लेंगे। तो वो 3 इंफॉर्मेशंस कौन कौन सी हैं, समझ आ रहा है क्या? सर पॉइंट्स ना। जीएफसी में अपन को 3 इक्वेशंस चाहिए, तो वो 3 जैसे जैसे मैंने कहा कि पॉइंट पी क्यू और आर से पास कर रहा है, तो जीएफसी में फर्स्ट इक्वेशन पॉइंट पी से पास कर रहा है, सेकंड इक्वेशन पॉइंट क्यू से पास कर रहा है, थर्ड इक्वेशन पॉइंट आर से पास कर रहा है। इस तरह से बन जाएंगी। तो ऐसे ही अब इस वाले क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस कैसे बनेंगी ये तुम्हें बताना है। और हम सर वी हैव टू नहीं, देखो अपन जब भी कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डायग्राम ओनली रेफरेंस के लिए होता है, समझने के लिए। डायग्राम कभी भी कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करेगा। कैलकुलेशन तो अपन को मैथमेटिकली ही सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी। इन सर्टेन केसेस, वेरी रेयर केसेस, कई बार हम डायग्राम से बाय ऑब्जर्वेशन आंसर जरूर लिख पाते हैं, लेकिन इन जनरल डायग्राम रेफरेंस के लिए है। तो इन दिस केस वो 3 इक्वेशंस कौन सी हैं, उसके लिए 3 इंफॉर्मेशंस को हमें सेपरेट करना होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे है कि दिस सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट -3,0 and y intercept of circle is 8 units. So 3 informations are: first information touching x axis, only इतना, तो इससे हमें g स्क्वायर इक्वल टू c मिल जाएगा। सेकंड इंफॉर्मेशन जो हर्षिल ने बोला है कि पॉइंट p से पास कराना है, तो इससे हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। एंड थर्ड इक्वेशन y इंटरसेप्ट, जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि 2√g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 8। ये थर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 इक्वेशन, हाँ ठीक है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, p इज -3, q विल बी -3,8, r विल बी, नहीं 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 हर्षिल, q और r तुमने गलत बोला है। क्यों गलत बोला है? बिकॉज ऐसे कोई डायग्राम है, ये तो x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट तो है -3,0 जिसपे सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है। बट ये वाले पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट -3 थोड़ी होगा, कुछ और होगा। तो हम इस तरह से 3 इक्वेशंस बना लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। एक बार देखना लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था या नहीं था, मैं और इस वाले क्वेश्चन को भी करा देता हूँ। मुझे ऐसा ध्यान है कि लास्ट क्लास में अपने ऐसा कोई क्वेश्चन किया था, बट एक बार तुम लोग कंफर्म करो, लास्ट क्लास का लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सर वो नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स y एक्सिस वाला था। यस सर। इंटरसेप्ट और टच वाला एक्स एक्सिस या वाई टच वाला नहीं था?
एक बार मैं नहीं नहीं सर, ओके मैं एक बार मैं नोट से देख लेता हूँ तुम्हारे, मेरे पास है। तो हमने इंटरसेप्ट फाइंड किया था, अच्छा ओनली इंटरसेप्ट और ये वाला किया था, ठीक है। अच्छा जीएफसी में ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लिया था, ठीक है ओके। एक बार फिर ये वाला क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। आपसे इन सब ने ये डिस्कस किया ना, मैं इसका रिवर्स लिख देता हूँ जिससे कि तुम सॉल्व करो कंप्लीट क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल touching y-axis at 0, -3 and x-intercept of circle is 8 units। तो सबसे पहला स्टेप कि सर्कल को जीएफसी की टर्म में एज्यूम करके 3 इक्वेशंस बनाओ। मेक 3 इक्वेशंस। सर इसमें वो सेकंड मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा ना? नहीं, that method is applicable only when circle is touching both the coordinate axes। अच्छा ओके सर। तो टचिंग y एक्सिस की इक्वेशन बन जाएगी f स्क्वायर इक्वल टू c। क्लियर है? पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -3 and x intercept that is 2 root over g square minus c is equal to 8। स्क्वायरिंग किया तो g square minus c is equal to 16। ये 3 इक्वेशंस बनी है। अब देखो इनको सॉल्व करोगे ना तो ये लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में रिलेटिवली सिंपल मेथड से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन में ओनली f और c आ रहा है। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का केस हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड से c और f फाइंड कर लो, थर्ड में पुट करके g फाइंड कर लेंगे। तो बताओ जीएफसी क्या आ रहा है? G5C9F3। कैलकुलेशन करेक्ट है, बट छोटा सा पॉइंट कि हाँ g इज +-5 क्योंकि स्क्वायर वाला केस आया ना, तो वैल्यू ऑफ g विल बी +-5। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस माइनस करके लिखा है, दैट इज प्लस वाला केस अलग है और माइनस वाला केस अलग है। यानी कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आ रहे हैं, और ये 2 आंसर्स अगर तुम ज्योमेट्रिकली भी सोचोगे ना तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा कि जैसे ये x और y एक्सिस है, 0, -3 पे टच करने वाला सर्कल इस तरह से बन जाएगा। y एक्सिस को टच कर रहा है 0, -3 पे, तो एक सर्कल तो ऐसे बन जाएगा जो यहाँ पे टच कर रहा है, और एक सर्कल ऐसे बन जाएगा। तो इसलिए 2 सर्कल्स के आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। बट चलो ज्योमेट्री से हमको इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। तो हमने जीएफसी की टर्म्स में 3 इक्वेशंस बना ली। इंफॉर्मेशन टचिंग y एक्सिस, पासिंग थ्रू 0, -3 एंड x इंटरसेप्ट, और फिर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करके जीएफसी फाइंड किया, जीएफसी को यहाँ रिप्लेस कर लिया, तो फिर प्रॉपर आंसर्स आ गए, ठीक है। कोई डाउट? सो वो टचिंग y एक्सिस एट 0, -3 है ना, तो हम हाँ, इसलिए उसको तो पासिस बोल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस का डिस्कस किया था। So can you 1 minute show the previous page? सर अपने f निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट किया ना c के लिए? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो c का वैल्यू आ गया, और फिर यहाँ से g वो का वैल्यू। 9 लिखा है ना आपने c के सामने? ओके कर दूं नेक्स्ट पेज? यस सर। अभी हमने जो डिस्कस किया कि एक पॉइंट और एक सर्कल, तो d minimum and d maximum will be, d minimum is in this diagram pc minus r and d maximum in this diagram is pc plus r। ये तो अपन ने भी डिस्कस किया ही था जब हमने पॉइंट p को सर्कल के बाहर लिया हुआ है। अगर मान लो कि डायग्राम ऐसा होता
कि पॉइंट P इनसाइड ऑफ सर्कल लाई करता, तो भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट होता कि अभी भी D minimum will be PA distance and D maximum will be PB distance. तो अगर हम PB distance को देखें तो PB distance is PC distance plus R, लेकिन जो PA distance है वो क्या है कि हम AC distance में से PC distance को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये अब R माइनस PC बन जाएगा, करेक्ट, ठीक है। इन दिस केस ये और ये तो एग्जैक्टली मैच ही कर रहा है, बस यहाँ पे R माइनस PC आ रहा है और यहाँ पे PC माइनस R आ रहा है। कब आ रहा है ऐसा कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो ये वाला आंसर है, पॉइंट सर्कल के अंदर है तो ये वाला आंसर है। अगर हम एग्जाम के पर्पज से सोचें तो एग्जाम में तो अपन को टाइम बचाना होता है, तो अपन यही बोल दें डायरेक्टली, एक तरह से इस चीज को याद रख लें कि डी मैक्सिमम इज ऑलवेज पीसी प्लस आर, वाइल डी मिनिमम इज मॉड ऑफ पीसी माइनस आर। क्योंकि मॉड लग गया तो ऑटोमेटिकली जो भी आंसर पॉजिटिव आना होगा वो आंसर आ जाएगा, चाहे उसको आप आर माइनस पीसी लिखें या पीसी माइनस आर लिखें। तो इस मेथड से अब हमें पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है। तो अपना जो चेक करने में 1 मिनट या 30 सेकेंड्स लगते वो बच जाएंगे एग्जाम में। तो अपन पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो नोट क्या, distance of point P from circle S equal to 0 is T. Then D minimum is equal to PC minus R का mod, D maximum is equal to PC plus R. अब PC plus R में तो mod लगाओ या ना लगाओ मैटर नहीं करेगा, because PC and R both are positive numbers where R is radius and C is center of circle. तो अगर ऐसे क्वेश्चन इस तरह से है कि find min and max distances of point P from circle, or let's say point is 1, 2 and circle is x square plus y square minus 8x plus 4y plus 11 equal to 0. जल्दी से बताओ आंसर within 2 minutes. प्रीवियस क्वेश्चन में c इक्वल टू जी किधर से आया, c इक्वल टू जी नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 8 लिखा था x इंटरसेप्ट का यूज करके, और c वो अच्छा c इक्वल टू जी नहीं था, वो c इक्वल टू 9 था, 9। So like हम mod इससे लगा रहे हैं ना, because distance cannot be negative. अगर okay. तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे पॉइंट की तो क्वेश्चन ने बता ही रखा है। जस्ट 1 मिनट, पॉइंट C दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल वो तुम्हें लिखना है, रेडियस ऑफ सर्कल तुम फाइंड कर सकते हो, ये तो हो गया इतना पार्ट। फिर तुम PC डिस्टेंस फाइंड करोगे और फिर D मिनिमम और D मैक्सिमम का आंसर बताना है। तो ये सारी कैलकुलेशन करो और आई थिंक 1 मिनट तो हो गया दिखता है, जल्दी बताओ आंसर। अहान का आंसर आया 2 and 8। किसी और का आंसर? अरे कैलकुलेशन यहाँ पे सिंपल सी है, तुमने आंसर टाइम क्यों लगा दिया? आई गॉट इट रूट ना, रूट में नहीं आता आंसर। अहान का आंसर करेक्ट है। तो सेंटर इन दिस केस इज 4, -2. Radius is root over g square plus f square minus c. PC distance is 4 - 1, 3, 3 का square 9, 2 + 2 4, 4 का square 16,
तो पीसी डिस्टेंस आ रहा है 5, तो डी मिनिमम इज 5 माइनस 3, हाँ, एंड डी मैक्सिमम इज 5 प्लस 3। ठीक है, तो ये वो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई मेंस में आने के काफी चांसेस हैं, और क्वेश्चन ऑलवेज हमें इसी मेथड सॉल्व करना है। अब अपन को हमने चेक ही नहीं किया इस क्वेश्चन में कि वेदर दिस पॉइंट पी इज लाइंग इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, एक बार मैं लास्ट वाला पेज शो कर रहा हूँ, फिर वापस इस पेज पे आते हैं। लास्ट वाले पेज पे एक बार नोट कर लो जो भी जिसने भी बोला था। डन, ओके। अब एक बार देखो इस वाले पेज पे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट किसी को? सर वो डी मैक्स है ना? अरे हाँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ Sir, डिड यू कैलकुलेट सी इज सेंटर एंड सेंटर? अरे कैसा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो इन दिस केस सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड माइनस जी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन, एंड y कोऑर्डिनेट इज कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन। तो देखना अभी सेंटर c के कोऑर्डिनेट्स क्लियर है? सिद्धि क्लियर है क्या? So like if you have to check if P is inside or outside, फिर वो कैसे करना है? hey, क्या करते हो तुम लोग? ये ऐसी कोई, ये मतलब जब हमने बोला है कि ऑलवेज क्लास खत्म होने के बाद क्लास के लेक्चर नोट्स रिवाइज किया करो, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जब तुम अभी मैं जो ये नोट्स बना रहा हूँ इस टाइम तो तुम लोग बस समझो, और फिर क्लास के बाद खुद के नोट्स बनाया करो वो लेक्चर देख के, इससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमने ये सारे पॉइंट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव देन इनसाइड द सर्कल, पावर ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव देन आउटसाइड द सर्कल। अभी क्लियर है? Yes sir, yes. ओके, अब अपन ने जो जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वो शुरू करते हैं, और उसकी हेडिंग है लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल में हमने अभी डिस्कस किया था ना कि एक लाइन की पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में चेक करनी है कि वो लाइन सर्कल को कट कर रही है, टच कर रही है, या बाहर से पास कर रही है। तो वो हमने भी डी वाला मेथड डिस्कस किया था कि डी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक है, हम वो मेथड पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला इन कर्व्स के लिए यूज करेंगे, बिकॉज वहां पे अपने पास कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। इन केस ऑफ सर्कल वी हैव अ रिलेटिवली सिंपलर मेथड। क्या? कि सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो हम इजीली सर्कल का सेंटर और सर्कल की रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। लेट्स से दिस लेंथ इज p, और p और r को कंपेयर करेंगे। ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को देख के आई थिंक तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि इफ p इज ग्रेटर देन r then line lies outside of the circle. If p is equal to r then line is tangent, and if p is less than r then line is secant. समझ आ रहा है क्या? सर्कल के सेंटर से अगर हमने परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड की, तो और लेंथ ये है जो p है, एंड इफ p इज लेस देन रेडियस तो लाइन जो है वो सीकेंट बन गई। अब इफ p इज इक्वल टू रेडियस तो line becomes tangent, and p is greater than radius then line is lying completely outside the circle. और ये मेथड सिंपल है कैलकुलेशन वाइज, क्योंकि उस मेथड में, डी वाले मेथड में तो पहले हमें एलिमिनेट करके एक क्वाड्रेटिक बनानी होती, ये कैलकुलेशन वाला काम है। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसका डी फाइंड करेंगे और फिर डी के साइन के अकॉर्डिंग हम आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मेथड क्या है कि हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है, और वो लाइन इन तीनों में से किसी भी पोजीशन में हो सकती है। हम क्या करेंगे कि सर्कल के सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करेंगे। लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द लाइन
BP and radius of circle is R, then if P is less than R, line is secant, P is equal to R, line is tangent. If P is greater than R, then line lies outside of the circle. तो ये देखो कि कैलकुलेशन वाइज क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि हमें क्वेश्चन क्या होगा, एक लाइन बता रखी है, एक सर्कल बता रखा है, और लाइन की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल चेक करनी है। तो सबसे पहले हम सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे। अगेन किसी को भी कोई डाउट ना बचे, मैं वापस से क्लियर कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये अगर सर्कल है तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज माइनस जी माइनस है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई की हेल्प से आ जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये कैलकुलेशन करके अपन फाइंड कर लेंगे। एंड लेट्स से दैट द लाइन गिवन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0, सी यहाँ यूज कर रखा है तो अपन के मान लेते हैं कि अगर लाइन ये गिवन है तो हम सर्कल के सेंटर, दैट इज इन दिस केस माइनस जी माइनस एफ से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, और वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे x1 की जगह पे माइनस जी और y1 के प्लेस पे बस माइनस एफ रखना है, तो ये एक नंबर आ जाएगा। उस नंबर को हम इस रेडियस से कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करके इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अब मैं एक बार इस क्वेश्चन को जो मैंने भी डिस्कस किया है, इसी चीज को मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ, और तुम्हें बताना है कि लाइन जो है वो सीकेंट है। अच्छा, एक और चीज कि जो हम बोलते हैं ना सीकेंट और कॉर्ड, ये दोनों हम सेम यूज करते हैं, बट पॉइंट इज कि दिस लाइन इज सीकेंट, ठीक है, एंड दिस लाइन सेगमेंट इज कॉर्ड। तो कॉर्ड का मीनिंग तो जस्ट एक सेगमेंट से है, और वो कंप्लीट लाइन जो है वो सीकेंट है, बस ये है। तो क्वेश्चन इज कि चेक position of line 3x plus 4y minus 5 equal to 0 with respect to circle x square plus y square minus 8x plus 4y minus 11 plus 11 equal to 0। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सेंटर लिखना है, रेडियस लिखनी है, सेंटर लिख लिया सभी ने। तो सेंटर इज इन दिस केस 4 comma minus 2, any doubt? रेडियस इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये सॉल्व करने के बाद 9 का रूट 3 आ रहा है। अब हमें इस पॉइंट 4 कॉमा माइनस 2 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, एंड डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करेंगे। बताओ पी कितना आ रहा है? टेंजेंट आ रही है क्या? हो सकता है, मैंने कोई भी नंबर्स लिखे हैं, बट पी कितना आ रहा है बताना। पी मतलब पी तुम्हारा 3 आ रहा है। 4 इंटू 3 12, फिर 4 इंटू 2 8,
अरे कैसे कैलकुलेशन करते हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कैलकुलेशन क्लियर है अभी सभी को? एनी डाउट? ऑब्वियसली 1/5 जो नंबर है, दैट नंबर इज लेस देन 3। तो P इज लेस देन R। P लेस देन R का मतलब कि लाइन इज secant ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके। अब अपन ने जैसे हमने ये तो चेक कर लिया, ये तो समझ लिया कि कोई सी भी एक लाइन की सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करने का मेथड क्या है। ऑलवेज यही मेथड अपन यूज करेंगे कि हमने P फाइंड किया सेम मेथड से और उसको R रेडियस से कंपेयर कर लिया। तो अगर P लेस देन R आ गया, देन द लाइन इज सीकेंट ऑफ द सर्कल। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे अपन ने ये चेक किया कि लाइन सीकेंट है मतलब कि कॉर्ड है, तो हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं भी इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, पर अभी तक देखना इस पेज पे जो लिखा है वो सारा कुछ क्लियर है और नोट भी कर लिया सभी ने, जो लोग भी नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट कर लूं? जितने और लोग सोचो कि ये लाइन अपन ने सीकेंट तो बना ली, तो लेकिन वो जो सीकेंट का कॉर्ड बनेगा उस कॉर्ड की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन में अपन को लाइन की इक्वेशन बताया, सर्कल की इक्वेशन बताया, बस पाइथागोरस थ्योरम से। बिल्कुल सही बात है। तो और पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ कि लास्ट वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लास्ट क्वेश्चन also find length of chord। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था वो मैं अब यहाँ पे डायग्राम से एक बार बना देता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन था और एक लाइन थी जो हमने चेक कर लिया था कि दैट लाइन इज सीकेंट। तो अभी ये ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है। सर्कल का जो सेंटर है यहीं लिख देते हैं, सी जो है वो क्या था, 4, -2 -4, सेंटर इज 4, -2। नोट कर लिया लास्ट स्लाइड में ये? यस सर। 4, -2 और रेडियस 3। तो यहाँ पे ए बी लेंथ फाइंड करने के लिए एक मेथड देखो ये पॉसिबल है कि हम इस लाइन की इक्वेशन और इस सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो हमें ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लें। ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, बट ये काफी लेंथी है बिकॉज सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो जो बेटर मेथड है सर्कल के केस में वो क्या है कि हम सर्कल का इस लाइन, सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, जो अभी लास्ट वाले पेज की कैलकुलेशन से 1/5 आया था। ये रेडियस हमें ऑलरेडी पता है, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, तो ए एम डिस्टेंस आ जाएगी। ये सी है सेंटर, तो फिर उसको डबल कर देंगे ना। हाँ। तो दिस इज 9 - 1/25। लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी डबल ऑफ ए एम, और ये 2 टाइम्स ए एम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 25 into 9, 225 - 1, 224। तो ऐसे कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं नहीं नोट कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें अभी मैं जो बोलूंगा देख के समझ आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है और हमने चेक कर लिया कि वो लाइन जो है वो कॉर्ड है। तो क्वेश्चन इज कि वी हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कैसे फाइंड करेंगे? सर पहले सेंटर निकालेंगे फिर पाइथागोरस थ्योरम
यूज करेगी? पाइथागोरस थ्योरम से तो डिस्टेंसेस First आती we हैं, find the पॉइंट center. कोऑर्डिनेट्स। First we find the center of the circle, then we find the distance from the radius. Sorry, a distance from the center. बट पॉइंट एम कैसे आया? So we have to find the midpoint of A and B. नहीं तो तुमने अगर डिस्टेंस फाइंड किया तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स थोड़ी आ जाएंगे डिस्टेंस से। पॉइंट एम कैसे मिलेगा? फ्रॉम सेंटर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, तभी तो मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर का जेई के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ओनली स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस रिलेटिवली कम आते हैं, बट स्ट्रेट लाइन का यूज सर्कल, कोनिक सेक्शन, ये तीनों चैप्टर्स इनमें बहुत आता है। तो हमने अभी कुछ देर पहले तो ये जो P फाइंड किया, ये वाला फॉर्मूला भी हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिस्कस किया। अभी जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि हमें सेंटर पता है और हमें सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। समझ आ रही है बात? मिड पॉइंट ऑफ एबीसी आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ एबी से आ जाएगा। तो चलो मैं सिंस एक बार इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूं, लेकिन न्यू डेटा के साथ कुछ, कि क्वेश्चन इज फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की इक्वेशन हमने ले लिया x plus y equals to 5 of circle x square plus y square is equal to 16। क्वेश्चन अभी कुछ चेक करने को नहीं बोला कि कॉर्ड है या नहीं, बता दिया कि कॉर्ड है और हमें इस कॉर्ड के मिड पॉइंट, लेट्स से कॉर्ड इज AB के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमने कहा सेंटर इज 0,0 एंड मिड पॉइंट M will be equal to foot of perpendicular from center on the line x plus y equal to 5। ये यहां तक की बात सर्कल्स चैप्टर की है। इसके आगे की बात स्ट्रेट लाइन चैप्टर की है। क्या कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने का मेथड x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x का वैल्यू x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो x की वैल्यू 5 अपॉन 2, y की वैल्यू भी 5 अपॉन 2। ठीक है, 5.2 5.2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यू गेट दिस? तो अपन ने अब कॉर्ड से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन की जो लाइन गिवन है वो सर्कल पे सीकेंट है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कि अगर सीकेंट है तो उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। एंड थर्ड क्वेश्चन उस कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। अभी देखो इस पेज पे जो भी लिखा है सारा कुछ क्लियर है? कुछ डाउट पूछना है किसी को? सर प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो ब्लू ड्रॉ किया आपने, तो हमको m मालूम ना, हमको m के कॉर्नर्स ही मालूम ना हमको। नहीं पता, नहीं पता। और हमने CM डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से फाइंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइन y is equal to mx plus c is tangent to circle x square plus y square is equal to a square, then find relation between a, c and m। एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख के
बताओ मैथमेटिकली क्या करना होगा? लाइन सर्कल पे टेंजेंट बनानी है अपन को, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपन ने लास्ट पेज पे लिखी थी क्या, कि P इज इक्वल टू R, और P के लिए अगेन सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखो, सर्कल की रेडियस लिखो, P फाइंड करो, और फिर फोर टेंजेंट P इक्वल टू R कंडीशन लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है, या मैं बताता हूँ कि रिजल्ट जो है वो ये आता है। प्रूव करो इसको। देखो समझ आई क्या पूरी कैलकुलेशन, कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन सेंटर एंड रेडियस 0,0 एंड a। सेकंड, की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल अपॉन द लाइन, तो वो मॉड ऑफ y और x के प्लेस पे तो मैंने 0,0 रख दिया और c एज इट इज आ गया, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर टेंजेंसी के लिए हमने P इक्वल टू R कंडीशन अप्लाई कर दी, P और R, और फिर सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली स्क्वायरिंग कर दी, तो कंडीशन आ गई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये एक क्वेश्चन भी हो गया, और ये हम अभी आगे एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हो गया। फॉर्मूला क्या है कि लाइन, अगर यहाँ से हम अब सी की वैल्यू फाइंड करें तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर ऐसे आ रही है, और लाइन क्या थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो नाउ लाइन बिकम्स, तो फॉर्मूला किस चीज का है कि दिस लाइन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m always represents a tangent to circle x square plus y square equal to a square। m यहाँ पे स्लोप है, तो हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर स्लोप का टेंजेंट चाहिए तो हम इस फॉर्मूले में उस m को रिप्लेस कर लेंगे। सर आपने मॉड हटाने के लिए स्क्वायरिंग की है ना? मॉड भी हट गया, रूट भी हट गया, डबल बेनिफिट हो अच्छा ओके। गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ, नहीं, फाइंड वैल्यू ऑफ k if line 3x plus 4y equal to k is tangent to circle x square plus y square minus 6x minus 8x plus 4y plus 11 equal to 0। तो ये वाला जो क्वेश्चन है और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो देखो सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, बिकॉज लास्ट वाले क्वेश्चन में भी तो एक लाइन को सर्कल पे टेंजेंट बनाने को बोला था, इसने भी यही किया है, तो सेम मेथड लगाना है P इक्वल टू R। बट मैथमेटिकली सबसे पहले वही वाली बात कि सेंटर लिखो, ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इजीली। -11, एक तो के दो आंसर्स आएंगे, सिद्धांत देखो 2 आंसर्स आने चाहिए, बिकॉज मॉड लगेगा ना, तो सेंटर इज 4, -2, रेडियस इज 16, 20, 11, 3। हर्षिल ने बोला +-11, ना, नहीं, अहान ने बोला +-15/4, ये भी गलत लग रहा है, ऑल्दो मुझे करेक्ट आंसर पता नहीं है, सॉल्व करके पता लगेगा, बट प्लस माइनस इस तरह से आंसर नहीं आएगा।
तो एक बार देखो सेंटर तुम लोगों ने करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा। सेकंड स्टेप कि लाइन पे 0.4 कॉमा -2 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस बिकम्स 12 माइनस 8 माइनस के अपॉन 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, दिस बिकम्स 12 माइनस 8 कितना होता है 4। 4 कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, 15 को स्क्वायर करना पड़ेगा ना। 15 क्या चीज है? अगर हमने प्लस साइन यूज किया तो 15 माइनस 4 कितना होता है 11, तो -11 आंसर आ रहा है। माइनस साइन यूज किया तो -15 प्लस 4 होता है 19। हाँ अभी करेक्ट है, -11, 19। तो आई थिंक तुमने फिर, क्योंकि तुम्हारे आंसर को देख के ऐसा लग रहा है कि तुमने, जिन्होंने भी गलत आंसर दिया उन्होंने भी यहाँ तक का कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से सही किया है, क्योंकि 11 आ रहा है 15 आ रहा है, बट इसके बाद कोई मिस्टेक करिए तो वो देख लो। यानी कि सर्कल वाला पार्ट तो तुमने प्रॉपरली समझ लिया, मॉड वाले पार्ट में कुछ मिस्टेक करिए। तो अभी फोर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वी हैव अप्लाइड, टी इक्वल टू आर, और मॉड से फिर अपन ने फर्दर सॉल्व किया तो विल गेट के इक्वल टू -11 एंड 19। तो ये तो क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया, बट अगेन हम इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझें तो हो क्या रहा है कि एक सर्कल है और एक लाइन है, और उस लाइन को टेंजेंट बनाना है, बट हमारे पास के 2 डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। जब हम के 2 डिफरेंट आंसर्स को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो दो डिफरेंट जो लाइंस आएंगी वो डिफरेंट लाइंस विल बी, फर्स्ट लाइन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -11 एंड सेकेंड लाइन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू +19। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस आ रही हैं। तो इसका मीनिंग कि ये दो लाइंस हमें आंसर में मिल रही हैं जो सर्कल पे टेंजेंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे बोला जाए बिना पेन चलाए बताना है, मतलब विद इन 5 सेकेंड्स बताना है, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो या बोल के बता दो। क्वेश्चन इज कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। एक आंसर बोला गया 6, और लोग भी तो बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अहान का भी 6, तो बस इतना ही टाइम सफिशिएंट था वैसे तो। और 6 आंसर हम बिना पेन चलाए कैसे बता सकते हैं, बिकॉज दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो रेडियस का डबल डायमीटर हो जाएगा। तो श्रेया, अहान और दक्ष 3 लोगों ने आंसर दिया है, बट अभी देखना और लोगों को भी समझ आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस बिना फॉर्मूले के हमने डायरेक्टली क्यों बताया, कैसे बताया कि दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन तो अपना के की वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, सिंस हमने अब टेंजेंट की बात की है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन इन वेरियस फॉर्म्स नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज कर दूं? नो सर। सर हमको दो टेंजेंट मिला है तो वो दूसरा टेंजेंट कहीं भी हो सकता है ना, कि वो पैरेलल नहीं, होगा। पैरेलल ही होगा। क्वेश्चन इज जो बोला है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, लाइन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट को फिक्स कर रखा है, दैट इज स्लोप फिक्स हो गया लाइन का। अब लाइन का स्लोप फिक्स हो गया तो जितनी भी लाइंस बनेंगी सेम स्लोप की बनेंगी। यस इट इज कंप्लीट। यहाँ पे तो क्वेश्चन है ओनली के की वैल्यूज ही फाइंड करने को बोला था, तो अपन अगर ये सारा हटा दें जो ब्लू में मैंने डायग्राम वगैरह बना रखा था, अभी कंप्लीट है सॉल्यूशन कंप्लीट, क्योंकि हमने ओनली के ही फाइंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज अभी नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज करूं? नेक्स्ट इन दिस चैप्टर इज tangents of circle.
अभी लग रहा होगा इतनी लेंथी सी इक्वेशन है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो अपन डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1 को। सेकंड इज स्लोप फॉर्म। एक बार देखना बोल से सारे लोग कि यहाँ पे हमने पॉइंट फर्स्ट बोला है पॉइंट फॉर्म, और यहाँ पे मैंने रेड में अलग से हाईलाइट किया है कि दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे सर्कल, एक इक्वेशन अपन को गिवन होगी सर्कल की, सर्कल पर ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल वो पॉइंट लाई कर रहा है, और हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो दिस पॉइंट इज नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन गिवन है तो ही ये जो इक्वेशन लिखी है, दिस इक्वेशन इज टेंजेंट यानी कि दिस लाइन। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन वाइज काफी लेंथी सी लग रही है, तो इसको अपन याद कैसे रखेंगे। तो हमने हेडिंग में ही नोट कर लिया कि पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट इज t इक्वल टू 0। अब इसका मीनिंग क्या है, तो देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो नोटेशन यूज किए हैं, वो नोटेशन में हमने एक तो बोला था सर्कल, जैसे उससे भी पहले हमने लाइन की इक्वेशन को l इक्वल टू 0 से नोट किया था, तो सर्कल की इक्वेशन को s इक्वल टू 0 से नोट किया, यानी कि s वाला जो एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c। ये एक्सप्रेशन है, और s इक्वल टू 0 करने से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर हमने एक दूसरा अगर हम पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लें, तो पॉइंट p का पावर जिसको हमने s1 से डिनोट किया, तो s1 इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। दैट इज x और y के प्लेस पे x1 और y1 को रिप्लेस करने से जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज s1। अब हम एक और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट एक्सप्रेशन इज t, एंड टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ t we have to make following changes, and changes क्या क्या है कि x स्क्वायर अगर लिखा है तो x स्क्वायर के प्लेस पे x इंटू x1 लिखना है, y स्क्वायर के प्लेस पे y इंटू y1 लिखना है, 2x के प्लेस पे x प्लस x1 एंड 2y के प्लेस पे y प्लस y1। समझने के लिए कि x स्क्वायर इज एक्चुअली x इंटू x, तो इसकी जगह x इंटू x1 लिखना है, 2x इज x प्लस x, तो इसके प्लेस पे x प्लस x1 लिखना है। तो ऐसा चेंज करने से जो एक्सप्रेशन बनेगा वो t वाला एक्सप्रेशन बनेगा। तो अब देखना कि इस वाले सर्कल के लिए अगर हमने ये वाले चेंजेस किए, तो x स्क्वायर के प्लेस पे x x1, y स्क्वायर के प्लेस पे y y1, 2gx में 2x के प्लेस पे x प्लस x1, ऐसे ही 2y के प्लेस पे y प्लस y1, और कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं करना, तो c की जगह c आ गया। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन हमें याद नहीं रखनी है, हमें ओनली ये चीज याद रखनी है कि पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन इज t इक्वल टू 0, एंड पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि जो पॉइंट गिवन है दैट पॉइंट मस्ट बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखो क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है कि क्वेश्चन ने एक सर्कल दिया, क्वेश्चन ने एक पॉइंट दिया, बट वो पॉइंट ऑन द सर्कल लाइन नहीं कर रहा, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस सर्कल पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन फाइंड करो। तो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम t इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते, बिकॉज जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंट नहीं है। कब लगा सकते हैं कि अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बता दें, तो फिर t इक्वल टू 0 से हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। बात समझ आ गई सभी को कि पॉइंट फॉर्म का यूज कब करना है, कैसे करना है, कि हम t इक्वल टू 0 के लिए t एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए जो अभी चेंजेस डिस्कस किए थे वो चेंज अप्लाई कर देंगे। मैं भी उन चेंजेस को लिख दूंगा जैसे कि बाद में भी ध्यान रहे, बट अभी एक बार अपन थ्योरेटिकली एक बार सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। हमने अभी एक y इक्वल टू mx प्लस सी और x स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, इसमें अपन को a m और c में रिलेशन फाइंड करना था, और हमने सॉल्व करने के बाद ये लिखा था। और उस टाइम मैंने बताया था कि जो टेंजेंट है उसमें अब c का आंसर
ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये वाली चीज तो हमने यहाँ पे नोट की है, सेम ही लिखा हुआ है, बट दिस लाइन इज टेंजेंट टू स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल ये वाला होता है। तो इफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन टेंजेंट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। हमने प्लस माइनस का मीनिंग भी डिस्कस किया कि अगर एक गिवन सर्कल है तो उस पे एम स्लोप की एक टेंजेंट अगर ये वाली पॉसिबल है तो दो टेंजेंट आएंगे, एक सेकंड टेंजेंट ये वाली भी हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर स्लोप की ऑलवेज हमें टू टेंजेंट्स मिलेंगी, इसलिए प्लस माइनस साइन आ रहा है। लेकिन अगर सर्कल स्टैंडर्ड नहीं है और सेंटर रेडियस फॉर्म में इस तरह से गिवन है जो यहाँ पे लिखा है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म और स्टैंडर्ड सर्कल में डिफरेंस क्या होता है कि वहां पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे एक्स माइनस x1 इसका होल स्क्वायर लिखा है, वहां पे वाई स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे y माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा है। यानी कि काइंड ऑफ हमने ओरिजिन शिफ्ट कर रखा है। तो इस लाइन की इक्वेशन में y की जगह तो y माइनस y1 आ गया और x की जगह x माइनस x1 आ गया। बस ये डिफरेंस है और सारा कुछ सेम लिखा हुआ है। तो हमें एग्जाम के पर्पज से स्टैंडर्ड सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर को ध्यान रखना है। और अगर सेंटर रेडियस फॉर्म का कोई सर्कल है तो उसमें x की जगह x माइनस x1 और y के प्लेस पे y माइनस y1 रिप्लेस कर देंगे। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जस्ट एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसका अपने लिए अगेन कोई यूज नहीं आएगा बिकॉज हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल इन दोनों चैप्टर्स में पैरामेट्रिक फॉर्म का कोई खास यूज है नहीं। तो थर्ड टेंजेंट इज इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सर्कल तो वही गिवन है कि x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या हमने आर स्क्वायर ले लिया, एक ही बात है। जो पॉइंट है वो पॉइंट पी थीटा है, दैट इज x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या बन जाती है, x माइनस x1 कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल्स टू r। और ये ओनली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो बस उसी क्वेश्चन में यूज आएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मैथमेटिकली यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो मेनली तो अपन को पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 का यूज करना है। तो एक बार देखो यहाँ तक के सारे पॉइंट थ्योरेटिकल हैं। सर अब वो टी वाला जब फाइंड करते हो आप सबसे मतलब चेंजेस कैसे कर रहे हो एक्स स्क्वायर में एक्स मैं अभी नोट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 हमने बोला कि अभी जो क्वेश्चन किया था उससे स्टैंडर्ड सर्कल पे लाइन की इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई थी। स्टैंडर्ड सर्कल का सेंटर तो क्या होता है 0,0 पे होता है, बट अगर आपने सेंटर को x1 y1 पे शिफ्ट कर दिया तो बस ओरिजिन शिफ्टिंग करनी है, दैट इज x की जगह x माइनस x1 लिखना है और y की जगह y माइनस y1 लिखना है, और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पॉइंट 1 में वैसे ही है ना, मतलब खाली मल्टीप्लाई करना ऐड करना पॉइंट फॉर्म में। हाँ, मतलब वो x की जगह x1 लिख देने का x। हाँ, मतलब वो मैं एक बार जो मेथड है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो नोट अगेन सभी लोग ध्यान रखना बिकॉज ये एक कॉमन मिस्टेक है कि पॉइंट फॉर्म का यूज हमें ओनली तभी करना है व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। Done, sir. तो नोट में फर्स्ट पॉइंट, टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ t मेक फॉलोइंग चेंजेस। हाँ, करेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अ पॉइंट वेयर टेंजेंट एंड सर्कल आर टचिंग ईच अदर।
तो चेंजेस क्या है कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू x1, वाई स्क्वायर के प्लेस पे y इंटू y1, 2x के प्लेस पे x प्लस x1, 2y के प्लेस पे y प्लस y1। कांस्टेंट अगर है तो उसे चेंज नहीं करना है, तो c की जगह c आ जाएगा अगर कोई कांस्टेंट है तो, ठीक है। और अगर कहीं पे 2xy है, अगर कहीं पे 2xy है, सर्कल की इक्वेशन में नहीं होता है, तो हम 2xy के लिए के प्लेस पे xy1 प्लस yx1 रिप्लेस कर लेंगे। बट अगर सर्कल की इक्वेशन में होता ही नहीं है तो हम लिख क्यों रहे हैं? बिकॉज हम ये अब एक बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पता नहीं मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि नहीं कहा था, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर्कल्स चैप्टर अगर हमने ढंग से प्रॉपरली समझ लिया तो फिर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला इन चैप्टर्स का 60-70% पोर्शन कवर हो जाता है। सर्कल्स चैप्टर की हेल्प से पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला चैप्टर्स का 60-70% पोर्शन कवर हो जाता है, बिकॉज सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो सेम है। तो इन दिस केस कंसेप्ट सेम कैसे है कि हमने अभी बोला ना कि टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 है, तो ये सर्कल पे भी है, तो ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पे भी सेम है। और इस t वाला एक्सप्रेशन फाइंड करने का मेथड यही है। तो सर्कल में तो सिंस x इंटू वाई का टर्म नहीं आता है, लेकिन इन कर्व्स में अगर x इंटू वाई का टर्म आ रहा है, जैसे मान लो तुमको ये बोला जाए, इनफैक्ट एक जनरल पॉइंट बोल रहा हूं मैं, कि कोई सा भी एक सेकेंड डिग्री कर्व है, कि कोई सा भी एक सेकेंड डिग्री कर्व है, सेकेंड डिग्री कर्व हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। इसकी हेल्प से कोई भी कर्व बनेगा तो वो सेकेंड डिग्री का कर्व ही बनेगा। तो ये जो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बनते हैं वो भी इन्हीं की हेल्प से बनते हैं। तो ऑल दीज कर्व्स इंक्लूडिंग सर्कल आर सेकेंड डिग्री कर्व, and equation of tangent in point form is always t equal to 0 in each and every curve, but that point must be point of contact, ठीक है। पावर ऑफ पॉइंट जो है वो सारे के सारे कर्व्स के लिए हम S1 ही बोलेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हम अभी आगे बढ़ेंगे तो जैसे पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर होती है, और ये इक्वेशन सेम सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, लिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए, सबके लिए सेम है। कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट की इक्वेशन t इक्वल टू S1 होती है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात भी सबको समझ आ रही है कि हमने बोला कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट की इक्वेशन t इक्वल टू S1 होती है, तो t वाला एक्सप्रेशन और S1 वाला एक्सप्रेशन फाइंड करने का मेथड अभी सबको क्लियर है? ओनली तीन ही चीजें अपने पास, एक तो S है, एक S1 है और एक t है। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन में ये तीनों यूज में आ जाते हैं। S तो गिवन कर्व की इक्वेशन का एक्सप्रेशन है, S1 पावर ऑफ पॉइंट जो जिसमें अपन जो पॉइंट दे रखा होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पुट करके ऑलवेज एक नंबर बन जाएगा ये, और t जो है ये हमें इस वाले मेथड से फाइंड कर लेना है। तो सर्कल चैप्टर में पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला का मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस बचता है वो फिर अपन उन चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट सर्कल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोनिक सेक्शन भी काफी कवर हो रहा है। और सर्कल चैप्टर में फ्रिक्वेंटली स्ट्रेट लाइन चैप्टर का यूज आता है। हमने अभी कई सारे क्वेश्चंस किए तो तुमने देखा ही है। अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी बताऊंगा, अभी मैंने कुछ बताया थोड़ी है। पेयर ऑफ टेंजेंट की बात तो हम बाद में करेंगे, बट अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि t वाला एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए वी हैव टू मेक फॉलोइंग चेंजेस, और वो चेंजेस इस तरह से हैं। सेकंड पॉइंट, टेल मी कि एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, हमें नहीं पता कि वो पॉइंट कहाँ पे है, बट एक पॉइंट गिवन है, एक कोई भी वेरिएबल पॉइंट मान लो तुम, और तुम्हें बताना है कि इस पॉइंट से इस सर्कल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स, हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट्स कैन वी ड्रॉ from a certain point to the circle, from a certain point. Okay, let's frame the question differently. Two tangents, correct है कि if that point is this point P, तो अब बताओ कि इस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट्स आएंगे। तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स आएंगी। अभी तो मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब बोलेंगे अब एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स आएंगी, ठीक है। अगर वो पॉइंट मान लो यहाँ पे होता तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर आता कि ओनली 1 टेंजेंट। और अगर वो पॉइंट यहाँ पे होता तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते।
तो जो मैंने भी बोला था कि मैक्सी मतलब यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ से 1 टेंजेंट आ रही है, यहाँ से 0 टेंजेंट आ रही है, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स which can be drawn from a certain point to the circle is equal to 2. And again point number second is a general point. General point का मतलब कि this is valid for each second degree curve. अगर ये पॉइंट हम पैराबोला में बोले तो भी आंसर 2 आएगा, इलिप्स में बोले तो भी 2 आएगा, एंड सेम गोस फॉर हाइपरबोला। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी भी कर्व पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इफ दैट कर्व इज सेकंड डिग्री कर्व। थर्ड पॉइंट, सर हाइपरबोला पे कैसे होगा अगर पॉइंट राइट साइड में लाई करते हैं और हाइपरबोला? ये हाइपरबोला का इनसाइड का रीजन होता है और ये हाइपरबोला का आउटसाइड का रीजन होता है। अच्छा इसने बोला है तो मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ। देखो जब कर्व क्लोज्ड है, सर्कल है या इलिप्स है, तब तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि इनसाइड कौन सा है आउटसाइड कौन सा है, ठीक है। बट अगर ओपन कर्व है, जैसे ये पैराबोला है, तो पैराबोला में दिस पोर्शन इज इनसाइड, दिस पोर्शन इज आउटसाइड। ये हाइपरबोला का हमने डायग्राम बनाया है, तो ये वाला पोर्शन आउटसाइड का है, ये वाला पोर्शन इनसाइड का है। तो ये डिसाइड कैसे किया कि विच इज इनसाइड विच इज आउटसाइड? तो उसके लिए भी एक बेसिक डेफिनेशन यही है कि वो रीजन जिससे हम एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज आउटसाइड रीजन, जिससे हम एग्जैक्टली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज ऑन द कर्व रीजन, और जिससे हम एग्जैक्टली 0 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज इनसाइड रीजन। तो जैसे सर्कल के अपन बात कर रहे हैं, तो यहां से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये इनसाइड का रीजन है। यहाँ पे अगर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया तो इनसे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, तो ये आउटसाइड का रीजन है। ये तो बात हो गई सर्कल की, ठीक है। लेकिन अगर हम सेम चीज बात करें हाइपरबोला के लिए, तो हाइपरबोला में जब तुम यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे ना, तो इस पॉइंट से हाइपरबोला पे कोई टेंजेंट बनती ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये इनसाइड का रीजन हो गया। और अगर तुमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया तो इस हाइपरबोला पे इस तरह से टेंजेंट्स बन जाएंगी, और एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स बन रही हैं, तो ये आउटसाइड का रीजन हो गया। अगर यहाँ पॉइंट लिया तो ओनली 1 ही टेंजेंट बनेगी, तो ये ऑन द कर्व हो गया। तो नंबर ऑफ टेंजेंट से भी हम इनसाइड आउटसाइड जो है वो डिसाइड करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट इसी कंटिन्यूएशन में, कि अगर कोई भी कर्व, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड डिग्री कर्व की, इफ द कर्व इज ऑफ सेकंड डिग्री देन मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। इफ दैट कर्व इज ऑफ थर्ड डिग्री देन मैक्सिमम 3 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो सिंस अपने सिलेबस में ओनली सेकंड डिग्री कर्व्स ही हैं, तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम कर्व की डिग्री के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। अभी तो हमने डायग्राम से समझा था कि ये सर्कल है और यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस तरह से 2 टेंजेंट बन रही है, बट हम डिग्री के अकॉर्डिंग भी इस चीज को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इन दिस केस, अगेन तुम्हें बताना है कि सर्कल, अभी तो अब जो अपना था क्वेश्चन वो ये था कि सर्कल गिवन है और सर्कल पे पॉइंट गिवन है, और हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमने बोला कि हम t इक्वल टू 0 अप्लाई करके ये लाइन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन है। रिवर्स क्वेश्चन क्या, कि हमें अब सर्कल गिवन है और सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है, लाइन l इक्वल टू 0, सर्कल s इक्वल टू, ये गिवन है, एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करो। बताओ मेथड। सर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, सिद्धांत ने और दक्ष ने सेम ही बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल करेक्ट मेथड है। इसका ऑल्टरनेट मेथड समझ आया क्या? सर सेंटर से फुट ऑफ मतलब, परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल यस। ठीक है। तो अपन सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करके भी फाइंड कर सकते हैं। हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, क्यों मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी ये मेथड क्या है कि जब भी हमें क्वेश्चन ने सर्कल दे रखा है और टेंजेंट दे रखी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए वी विल यूज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट। ये मेथड आप यूज क्यों कर रहे हैं? देखो अगर हम ये वाली
चीज का एप्लीकेशन देखें तो ये कई सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा। कैसे? हमने अभी एक क्वेश्चन तो कुछ देर पहले किया ही था, ध्यान है, जब हमने कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड किया था, तो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पहला फर्स्ट यूज इस चैप्टर में यहाँ पे किया कि अगर हमें कॉर्ड का मिड पॉइंट चाहिए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सेकंड अभी अभी बोला कि हमें अगर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो भी अगेन फुट ऑफ परपेंडिकुलर। थर्ड क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये बोलता है कि एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन गिवन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट lying on the line which is nearest to the circle. Find coordinates of the point lying on this line and that point is nearest to the circle. तो वो वाला पॉइंट भी यही वाला पॉइंट हो जाएगा। ये समझ आ गया क्या कि जो लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इन इनफाइनाइट पॉइंट में से वो पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू द सर्कल, दिस पॉइंट and this point is again foot of perpendicular from center to the line। ठीक है, तो अपन एक ही मेथड रख लेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में यूज में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन हम लिख लेते हैं इस चीज को क्या कि क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज foot of perpendicular from center of the circle to the line। एक और चीज फिर लिख लेते हैं हैंड टू हैंड। फोर्थ पॉइंट, नॉर्मल। देखो सर्कल के केस में नॉर्मल हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इन केस ऑफ सर्कल नॉर्मल बिकम्स simply a line which is passing through origin। Normal is normal of a circle, only in case of circle लिखा हूं मैं। normal of a circle is a line, origin नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, origin center which passes through center of the सर्कल। ठीक है, सिंस ये बहुत सिंपल केस बन जाता है तो सर्कल के केस में नॉर्मल का बस ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है बस इतना ही यूज है, कोई और यूज है ही नहीं। ये सर्कल गिवन है, ये सेंटर है, और नॉर्मल की वैसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी हमने अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करने वाली लाइन इज नॉर्मल। तो इन दिस केस ये लाइन नॉर्मल है, लेकिन इन केस ऑफ सर्कल ईच एंड एवरी नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये बड़ा सिंपल सा सिचुएशन बन जाता है इन केस ऑफ सर्कल। तो सर्कल में तो बस इतना ही है, लेकिन पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में जो मैंने कहा था ना कि 60-70% तो मैच कर रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है वो मेन पोर्शन नॉर्मल का ही है। हम वहां पे नॉर्मल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी तो इतना ही नॉर्मल। और इसका मैं एक हैंड टू हैंड एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ। हाँ बोलो सर। टैंजेंट से तो हम बहुत सारी लाइंस खींच सकते हैं ना? नहीं, तो बस center उसी के पॉइंट थ्रू ऑफ कांटेक्ट से पास करनी चाहिए। अच्छा, मतलब तो हमें क्वेश्चन definition- है, हाँ नॉर्मल का डेफिनेशन यही है कि अ लाइन विच इज, मतलब बेसिक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन किसी भी कर्व के लिए, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जैसे सर्कल केस में क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ सर्कल x square plus y square minus 6x plus 4y minus 2 equal to 0, which passes through point say 5,0। ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन है, तुम लोग बता सकते हो सॉल्व कर कैसे करेंगे, क्या करना होगा? और So, हमें सेंटर टू पॉइंट कांटेक्ट है वो लाइन का एक का ना। हाँ ने सही बोला है।
हर्षिल यहाँ पे हमें जरूरी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन, नहीं सिद्धांत नहीं, देखो अभी इसलिए मैंने कहा था कि ये तो मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, ये तो समझाने के पर्पज से बनाया है, बट मैंने पहले ही क्या बोल दिया था कि सर अपने सिलेबस में ओनली यहां तक की बात है, हमें इस डायग्राम का यूज करना ही नहीं है। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि एक सर्कल है, इसका सेंटर ऑब्वियसली हम बता सकते हैं विच इज इन दिस केस 3, -2, ठीक है, और एक पॉइंट है 5, 0। हमें बिल्कुल नहीं पता कि मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। एक सर्कल है और इसका सेंटर हमने बोला 3, -2 है, और एक पॉइंट है 5, 0 होगा, कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल मतलब नहीं है, बट मान लो यहाँ पे है। तो हमें अगर नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो सिंपली दिस लाइन इज नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल बाय डेफिनेशन सेंटर से पास करनी चाहिए, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 5, 0 से पास कर रही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की जो इक्वेशन आएगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने सर्कल चैप्टर में ओनली इतना ही एप्लीकेशन है। तो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। So can you show the previous page, please? हाँ, तो ऐसे जरूरी नहीं है tangent होना चाहिए, perpendicular to tangent and passes through point. नहीं वो चीज जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन में हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात ही नहीं करी। क्वेश्चन तो मान लो ये वाला पॉइंट दे दिया, और हमें पता है कि सेंटर्स ये नॉर्मल सेंटर से भी पास करेगी, तो हमें अगर 2 पॉइंट मिल गए तो लाइन तो फिक्स हो गई ना। अब टेंजेंट कहीं बंद भी होगी, हमें तो अच्छा, उसका यूज पॉइंट ही ऑफ नहीं है, कांटेक्ट देते तो फिर वैसे टेंजेंट की करना। कुछ बात करते। हाँ, इफ अ पॉइंट इज वेरिएबल देन वी कैन, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं अब नेक्स्ट पेज कर दूं। Yes, sir. तो हमने कहा कि पॉइंट पी जो गिवन था वो 5, 0 था, एक मिनट, सेंटर 3, -2 आ गया था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पीसी इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो तुम लोग अभी पीसी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ही सकते हो। स्लोप ऑफ पीसी लिख लेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो क्या बन गया, x - y इक्वल टू 5। ये नॉर्मल की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। एक बार मैं लास्ट पेज और शो कर देता हूँ। सर अगर पॉइंट वेरिएबल है तो तुम्हारा टेंजेंट फाइंड हो सकता है, तो वो पॉइंट पॉइंट मतलब इन दिस केस 5, 0 गिवन है, उसकी जगह बोल रहे हो ना? हाँ, क्लास के ऊपर इन जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, वापस से बोलो फिर। तो अगर पॉइंट वेरिएबल है तो हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो वेरिएबल है ना, तो हमको मालूम नहीं कि वो सर्कल के अंदर भी जा सकता है, तो फिर क्या लिखने का, उसका रेंज लिखना पड़ेगा ना फिर हमको। नहीं नहीं नहीं, मतलब फिर क्वेश्चन में गिवन क्या है? सर्कल गिवन है, क्या गिवन है? हाँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि पॉइंट, अरे सर्कल है, फिर कोई भी पॉइंट हमको मालूम नहीं पॉइंट कहाँ पर है, और वो वेरिएबल पॉइंट है। नहीं, पॉइंट देखो, दो अलग अलग बातें हो गई है। हमें नहीं पता कि पॉइंट कहाँ पर है, बट पॉइंट इज फिक्स्ड, और सेकंड की पॉइंट इज वेरिएबल। अभी हमने कहा कि पॉइंट 5, 0 अपन को मालूम नहीं पता कि ये अंदर बाहर कहाँ पे है, बट पॉइंट 5, 0 फिक्स पॉइंट है। एक ये बोला जाए कि पॉइंट जो है वो a, b है, और हमें a और b नहीं पता, तो ये दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होगी ना। यस सर, मतलब वो तो मिक्स में ना। हाँ, यू कैन लीव द क्लास। सभी ने नोट कर लिया? डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम सर्कल इज d। नहीं, ये कौन सा पॉइंट कह रहे हो, डिस्टेंस ऑफ? तो वो नोट लिखा था हम लोग ने कि वो पी से सर्कल तक जो डिस्टेंस होगा डी मिनिमम और डी मैक्सिमम वाला। अच्छा, सर इसमें हम लोग मतलब पॉइंट पी से लेते हैं, तो फिर वो सेकंड पॉइंट कौन सा लेंगे हम लोग डी तक कंप्लीट करने के लिए? वापस से बोलो। मतलब जैसे हम लोग पॉइंट ए टू पॉइंट बी को समझो डी मानते हैं डी डिस्टेंस, वैसे ही आप पॉइंट पी से हम लोग कौन सा पॉइंट मानेंगे डी डिस्टेंस तक, बी तक कि ए तक? मिनिमम, जैसे अगर मान लो डायग्राम इस तरह से है, मिनिमम वाले केस में हम जो बात करेंगे वो पॉइंट ए की बात करेंगे, और मैक्सिमम वाले केस में बी तक की बात करेंगे। मतलब वो पॉइंट बी तक नहीं होगा ना, हम लोग पी से डिस्टेंस,
डिस्टेंस ऑफ, हाँ लाइन सेगमेंट नहीं है ना, ये लाइन पूरा लाइन है ना। नहीं, लाइन तो हम इक्वेशन की बात थोड़ी कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर, लाइन तो ये कंप्लीट है, लेकिन हमने तो यहाँ पे पीसी सॉरी पीए या पीबी डिस्टेंसेस की बात करनी है, तो ये ओनली इस इतना डिस्टेंस तो मिनिमम हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हो जाएगा। हम जो डी डॉट कर डी से डिनोट कर रहे हैं, पी भी डी से डिनोट करेंगे हम लोग ना। क्या हम लोग बोले ना वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज डी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सर्कल इज डी। हाँ तो वो तो इसका D- मतलब कि अगर मान लो एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे है, आर ले लेता हूँ, तो फिर हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं डी, तो ये जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा ये डिस्टेंस वेरी करेगा डी, हाँ तो डी मिनिमम वाले केस में ए वाला पॉइंट आ जाएगा और डी मैक्सिमम वाले केस में बी वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अंदर के लिए भी सेम ही ना, अपर अंदर। तो चलो ये इसके बाद अभी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और अभी होमवर्क तो मैं देखता हूँ अगर बुकलेट में से कुछ कर सकते हो तो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा अगर होमवर्क कुछ होगा तो, ठीक है, चलो बाय।